हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके लग चुके हैं। आज हम इसका 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों 3rd लेक्चर तक मैंने आपको बता दिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने इतनी चीज को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे, हमारे जो चैप्टर का नेम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें से हम केमिकल रिएक्शंस की बात तो कर चुके हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन सॉरी एक जो दूसरा टर्म था केमिकल इक्वेशंस, अभी हमने उसके बारे में बात नहीं करी है। तो आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमारी जो भी बात होगी वो केमिकल इक्वेशन के बारे में होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री का बिल्कुल कह सकते हैं बेस है ये, 0 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। एबीसीडी आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की इस समय, और अगर यही आपको ठीक से तैयार नहीं हुई तो केमिस्ट्री आप नहीं सीख पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं जब सबसे पहले किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में, जैसे एक जो आप रिएक्शंस पढ़ चुके हैं अभी पिछले 1-2 लेक्चर्स में, उन्हीं में से कोई एक रिएक्शन में उठा ले रहा हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन ले ली मैंने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाली। तो अगर मुझे किसी को बताना है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है, तो मैं कैसे बताऊंगा? देखिए, मुझे क्या लिखना पड़ेगा। मैं ये लिखूंगा कि जिंक, आप ये कॉपी नहीं करेंगे, जिंक रिएक्ट्स विद dilute sulfuric acid to produce zinc sulfate and हाइड्रोजन गैस। ये लिखना पड़ेगा ना। अगर मुझे किसी को ये बताना है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है या क्या रिएक्शन होती है, तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जरा सोचिए कि इतना लॉन्ग सेंटेंस एक छोटी सी रिएक्शन के लिए हमें लिखना पड़ रहा है, और हमारे पास तो न जाने कितनी रिएक्शंस हैं, और बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस भी हैं जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में रिएक्टेंट्स और काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो मेथड आपके सामने लिखा हुआ है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने का या कह सकते हो रिप्रेजेंट करने का, ये एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ रहा है हमें इसमें, और टाइम टेकिंग भी है। समझ में आने बात? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें एक ऐसा मेथड चाहिए है, एक ऐसा तरीका चाहिए जो कन्वीनियंट हो, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे और हम चीजों को शॉर्ट वे में ही रिप्रेजेंट कर पाए, इतने लंबे लंबे सेंटेंस हमें ना लिखने पड़े। तो इसके लिए क्या तरीका है बच्चों? इसके लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब उन दोनों में से भी हमें एक तरीका अडॉप्ट करना है आगे के लिए, लेकिन हम पढ़ दोनों ही लेते हैं। क्या क्या है वो तरीके, जरा देखिए। देखिए बेटा, पहला तरीका क्या है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक। इसको हम वर्ड इक्वेशन भी कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। और ये मैं पिछले 1-2 लेक्चर्स में लगातार आपको लिख के दिखा भी रहा था। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है, अगर उसको मैं वर्ड्स की फॉर्म में या वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? मैं लिखूंगा जिंक, ठीक है। जिंक एक रिएक्टेंट हो गया, जिंक जिससे रिएक्शन कर रहा है हम प्लस लगा के उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये हो गए 2 हमारे क्या होगा? रिएक्टेंट। अगर एक और रिएक्टेंट होता तो हम प्लस लगा के एक और लिख देते। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हम प्लस लगा के पहले उनको लिख देंगे, उसके बाद हम एक एरो लगाएंगे, ठीक है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो रिप्रेजेंट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, की रिएक्शन हो रही है, ये इस एरो का काम है, ये आपको बता रहा है। इसके बाद इनकी रिएक्शन से क्या बना, प्रोडक्ट क्या थे हमारे, वो हम एरो के बाद लिख देंगे। तो एक तो हमारे पास क्या था, सॉरी, जिंक सल्फेट
चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको, वहां जगह नहीं है। जिंक सल्फेट, ठीक, और दूसरा क्या था प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस टाइप की जो कह सकते हैं मेथड है रिप्रेजेंट करने की केमिकल रिएक्शन को, इसी को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो पिछले वाले मेथड से थोड़ा सा ये कन्वीनियंट है, इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज नहीं करना पड़ा, विद नहीं लिखना पड़ा ना, बहुत पूरा क्या लिखा था मैंने, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस, तो कुछ वर्ड से हम यहाँ पर बच गए, हमें वो वर्ड्स नहीं लिखने पड़े और हमारा एक छोटी फॉर्म में काम चल गया। लेकिन ये फॉर्म भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, इसमें भी मैं काफी सारा लिखना पड़ रहा है। मान लीजिए बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े नेम है उनके, तो हमें बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा इसमें भी, है ना। तो दूसरा तरीका जो है वो इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट है और एक्चुअल में हम उसी को यूज करते हैं। वो तरीका क्या है, हम उसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सेम केमिकल रिएक्शन जो इससे पहले मैंने एक पूरा सेंटेंस के रूप में दिखाया था आपको, इस बार मैंने ये क्या किया, फर्स्ट नंबर पे मैंने उसको वर्ड इक्वेशन के रूप में दिखाया उसी रिएक्शन को। तो आपने देखा कि सेंटेंस के रूप में लिखने से वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखना जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा वर्ड इक्वेशन के अलावा भी एक और मेथड है जो इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट है और शायद सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, वही हम लोग अभी तक यूज करते हैं, ठीक है। चाहे हम कितनी भी मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हम इसी मेथड का यूज करते हैं और इस मेथड का ही नाम होता है क्या, केमिकल इक्वेशन। जैसे ऊपर वाले का नाम क्या था, वर्ड इक्वेशन, इसका नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है आप डिफाइन भी कर सकते हैं, representation of a chemical reaction in the form of the formula or symbols of their of the reactants or products, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो पहले डिफाइन भी कर देता हूँ। अब अगर आप लिखना चाहें इसकी डेफिनेशन तो लिख भी सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, द रिप्रेजेंटेशन, हालांकि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती लेकिन फिर भी बेसिक्स हैं तो आप पढ़ लें, ज्यादा ठीक रहेगा। द रिप्रेजेंटेशन, और बहुत आसान भी, ये भी नहीं आपको क्रैम करनी पड़े, आप समझ के आराम से लिख सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स और फॉर्मूले, किसी किसी के सिंबल भी हो सकते हैं और किसी के फॉर्मूले भी हो सकते हैं। सिंबल और फॉर्मूले और द रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पूरा पिछला लेक्चर आप देखें। इज कॉल्ड a chemical equation, ठीक है। आप इसको पढ़िए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स और फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। हम लोग किस बेस पे ये काम कर रहे हैं, सिर्फ कन्वीनियंस के बेस पर, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, चाहे वो छोटी से छोटी रिएक्शन हो चाहे बड़ी से बड़ी रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हो, सभी टाइप की केमिकल रिएक्शन को बहुत ही कन्वीनियंस के साथ आसानी से हम उसको और एक्यूरेसी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर पाए, उस बेसिस पे जो मेथड बनाया गया वो था केमिकल इक्वेशन का मेथड। यानी अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स को और बनने वाले प्रोडक्ट्स को उनके सिंबल्स या फॉर्मूला के रूप में लिख दें, उसकी फॉर्म में लिख दें, तो जो फॉर्म हमारे पास आती है वही कहलाती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली चीज को इरेज कर दे रहा हूँ, नीचे वाली चीज आप लिखनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसी केमिकल रिएक्शन को अब केमिकल इक्वेशन के रूप में ऊपर लिखने जा रहा हूँ। और एक बार जब मैं केमिकल इक्वेशन बता दूंगा, अब आज के बाद मैं वर्ड इक्वेशन का यूज नहीं करूंगा, ना आप लोग करेंगे। आज के बाद जो भी लेक्चर लगेंगे, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमें केमिकल इक्वेशन का ही यूज करना है, ना कि वर्ड इक्वेशन का। क्लियर? चलिए
ठीक है फ्रेंड, हम इसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा कि जिंक की रिएक्शन लिखनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में करना है। अब समस्या ये आएगी कि अगर आपको सिंबल ही नहीं पता है, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो बेटा उसका कोई तरीका नहीं है कि आप उस केमिकल इक्वेशन को फिर लिख पाए। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। और एक ऐसे नहीं याद होगा कि एक दिन आप बैठ के लेके पीरियड टेबल आज मैं सारे एलिमेंट्स याद करके मानूंगा तभी उठूंगा, ऐसे याद नहीं होते। आप बस रेगुलरली पढ़ते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए, बुक्स पढ़ते रहिए। जब बार बार आपकी आंखों के सामने से वो सिंबल्स निकलेंगे, वो एलिमेंट्स निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद रहेगा, आप उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको लिखता हूँ। देखिए जिंक, वर्ड इक्वेशन क्या थी? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, फॉर्मूला किसके होते हैं? कंपाउंड के। तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। कैपिटल Z बनाएंगे और N क्या बनाएंगे? कैसा? स्मॉल। फिर प्लस तो में लगाना ही है। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, H2SO4 ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। शायद ये भी आपने 9th में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया है तो अब याद रखें कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके ये फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे और आपकी नॉलेज जो है वो इनहेंस होती जाएगी। एक दिन में ये काम नहीं हो पाएगा और ना ही आपको कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद हम एरो लगा लेंगे। इसके बाद हमें ये पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सल्फेट, उसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला, क्योंकि वो एक कंपाउंड है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। और दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या था? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या हो गया? H2। तो ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है बेटा, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसी केमिकल इक्वेशन को अब हमें आगे की तरफ लेके चलना है। और जो भी रिएक्शंस हम आज के बाद पढ़ेंगे, आज के क्या बल्कि अभी के बाद मैं जो भी रिएक्शंस बोलूंगा या पढ़ाऊंगा उनकी मैं वर्ड इक्वेशंस नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा? केमिकल इक्वेशंस। और धीरे धीरे आपके सामने जितने भी फॉर्मूला या जितने भी सिंबल्स आते जा रहे हैं आप उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये सब आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी केमिकल इक्वेशन की एक और केमिकल रिएक्शन के बेस पे। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक और रिएक्शन दिखाई थी कल, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने वाली रिएक्शन। मैंने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो उसको भी हम लिख के देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या निकलेगा? CO2 गैस और क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। मींस मेरे पास इस रिएक्शन में प्रोडक्ट तो कितने हैं? दो। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन मेरे पास रिएक्टेंट सिर्फ कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं रिएक्टेंट की साइड सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखूंगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, और याद रखने की कोशिश करें। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास है। इसको हीट कर रहे हैं तो हीट वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका मतलब होता है इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ लिखने को, क्योंकि मैं ये जो सब चीजें जो है ना मैं एक डिफरेंट लेक्चर में बताऊंगा, एक दूसरे टॉपिक में बताऊंगा। मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है। यहाँ पे सॉलिड नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने डाइल्यूट वगैरह कुछ नहीं लिखा, वहां पर H2 क्या है गैसियस फॉर्म में, तो ये सब नहीं लिखा। इसको मैं दूसरे टॉपिक में कवर करूंगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे लिख दिया तो लिखा रहने देते हैं कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CaO। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, इसी को क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? CO2। ठीक है, इसका नाम लिखने की नीड नहीं है, आप जानते हैं CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है कि नहीं? ये भी आपके सामने क्या लिखी हुई है? केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। समझ आ गई बात? और भी बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस हो सकती है। जितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस उतने टाइप की केमिकल इक्वेशंस।
और कोई केमिकल इक्वेशन की बात कर लें। देखिए मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है किसकी, आयरन की और स्टीम की। आयरन जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe, ठीक है, फॉर्मूला का बल्कि सिंबल कहेंगे आप इसको, ये आयरन का सिंबल है Fe, और इसकी रिएक्शन स्टीम से कराओ। अब बेटा स्टीम क्या होता है, देखो स्टीम भी क्या है, वाटर है, बस उसकी क्या है, फिजिकल स्टेट अलग है। चाहे मैं आइस की बात करूं, चाहे वाटर बोलूं, चाहे मैं क्या बोलूं स्टीम, फिजिकली तो तीनों चीजें अलग हैं। वाटर लिक्विड होता है, स्टीम गैसियस फॉर्म में होती है, और आइस कैसी होती है, सॉलिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी कैसी है, तीनों की डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं केमिकली बात करूं तो H2O ही तीनों चीजों का फॉर्मूला होगा। चाहे मैं स्टीम की बात करूं, ठीक है, स्टीम की बात करूं तब भी H2O लिखूंगा, वाटर की बात करूं तब भी H2O लिखा जाएगा, और अगर मैं आइस की बात करता हूं तब भी H2O लिखा जाएगा। मालूम कैसे पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक सिंबल लगा देते हैं गैस, ठीक है। तो मैं वहां पर अभी वो सिंबल नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा था ये सब चीजें मैं डिफरेंट टॉपिक में कवर करूंगा। मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ स्टीम, ठीक है, यानी इसको मैंने गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करवाया इससे। अब इन दोनों के रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, ठीक है, तो वो बनता है आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड कौन सा, आयरन के 3 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर बनता है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन। समझ आ रही बात। देखो अभी सिर्फ ये समझो कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हम कैसे उनको लिख रहे हैं। अभी आप इनको क्रैम करने की जो है कोशिश मत करो, ये पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएंगी। और जब आप कुछ 1-2 लेक्चर्स हो जाएंगे तो मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह बताता रहूंगा, जिससे एक रिएक्शन तैयार करने से कम आपकी 10-20 रिएक्शंस एक साथ तैयार हो जाएंगी। वो जनरल बातें आप अगर जान लेंगे तो, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो एक तो ये रिएक्शन। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं छोटी सी, ये जो Fe3O4 है ये आयरन का एक ऑक्साइड है। अब आयरन के और भी ऑक्साइड होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आयरन का एक ऑक्साइड होता है FeO, एक ऑक्साइड होता है Fe2O3, और एक ऑक्साइड होता है Fe3O4, ठीक है। इसकी बात हम अभी करते ही रहेंगे इस चैप्टर में, आगे वाले यानी सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, लगातार मैं हर बार इन तीनों ऑक्साइड्स के बारे में आपको बताता रहूंगा। देखता हूं कैसे ये आपके दिमाग से निकल जाती है, निकलने नहीं दूंगा मैं। FeO क्या है, ये भी एक आयरन का ऑक्साइड है, लेकिन इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम होता है आयरन, ठीक है। मैं इसको यहां से जरा हटा दे रहा हूं ताकि प्रॉपरली नेम लिख जाए। ब्रैकेट में रोमन में क्या लिख देंगे, सेकंड। अब ये क्यों लिखते हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कुछ लेक्चर्स के बाद, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर में। इसको बोलते हैं हम आयरन सेकंड ऑक्साइड। ये है आपका आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। ये जो नोटेशन है इसको स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। इस तरीके से जो नेम हम लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन। ये जो बीच में लिखा होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी, मेटल की। इसके चक्कर में फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, आप थोड़े से जब केमिस्ट्री के अंदर चले जाएंगे, सीखने लगेंगे, तब मैं आपको ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इसके बारे में विशेष बात क्या है, इन दोनों ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है ये तीसरा ऑक्साइड्स। देखो इसमें कितना आयरन है, एक, ये कितना आयरन है, 2, तो कितने टोटल है यहाँ पर, 3 आयरन के, ठीक है, एटम्स हो गए। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया, 4। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 4। इसलिए इसका जो नेम होता है वो होता है आयरन सेकेंड थर्ड। यहाँ पे दोनों बातें आपको लिखनी है, दोनों का मिक्सचर है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ये आयरन थर्ड ऑक्साइड, और ये क्या है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। अब ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि जब भी आयरन स्टीम से रिएक्शन करेगा तो ये वाला ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, ठीक है कि नहीं, इनमें से कोई ऑक्साइड नहीं बनेगा। इतनी चीजें आपको कुछ जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा। और भी नेम होते हैं इनके, इसके अलावा नॉर्मल जो है सिस्टम में भी नाम इनका लिखा जाता है। जैसे आयरन सेकेंड ऑक्साइड है, इसको हम लिखते हैं फेरस ऑक्साइड, FeRROUS, ठीक है, दिख रहा होगा आपको उधर, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसका नाम मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड,
फेरिक, ठीक है। उसका क्या नाम है? फेरस ऑक्साइड। इसका क्या है? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसका नाम क्या होता है? फेरो फेरी ऑक्साइड, फेरो फेरी ऑक्साइड, ठीक है। ये वाला जो ऑक्साइड है ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसको ओर के रूप में जब ये मिलता है इसको मैग्नेटाइट भी क्या देते हैं। ये सब बातें हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप इन नेम को अभी ना भी याद रख पाए, ठीक है, थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फेरस किसको बोला था, फेरिक किसको बोला था। इन सब की मैं ट्रिक आपको धीरे धीरे समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। फिलहाल आप ये वाले नाम तो याद रखें, आयरन सेकंड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड और आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। और इस तरीके से आयरन की और स्टीम की रिएक्शन से हमें कौन सा ऑक्साइड मिला? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, या जिसका दूसरा नाम क्या है? फेरो फेरी ऑक्साइड। और ये एक मैग्नेटिक ऑक्साइड है। क्लियर है इतनी चीजें? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इससे आगे की बातें आपको बताता हूँ। उम्मीद है फिलहाल आपको केमिकल इक्वेशंस तो समझ में आ गई होंगी कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर आगे। हो गया? चलिए। एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो वही जो इससे पहले मैंने पढ़ाई थी आपको, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे पढ़ते हैं, देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, इस एरो को क्या पढ़ते हैं? गिव्स, मतलब इन दोनों की रिएक्शन हमें क्या देती है, क्या रिजल्ट है। तो ऐसे पढ़ेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। आप फॉर्मूले के बेस पे पढ़ सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, पढ़ने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब देखो, एक तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसके नीचे मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, वो है पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको याद कर लें। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, KClO3, ठीक है। अब इसके बाद जब टाइप पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस के, वहां पर मैं फिर से हम इसको बताऊंगा मैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। KClO3 को जब हीट कराया जाता है, ठीक है, जब KClO3 को हीट कराया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है? KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड है, और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस को बनाने का एक मेथड भी है। मैं यहाँ पर लिख दूं इनके नाम, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, इसको याद रखना। ये पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, स्पेलिंग पे आप ध्यान दें, ये क्लोरेट है, और ये है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्या डिफरेंस है वो आप धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम तो नहीं। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर है? अब जरा आप इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें। इन दोनों इक्वेशंस में एक डिफरेंस है, ठीक है। और उसी डिफरेंस को जब आप समझ जाएंगे तो उसको समझने के बाद आप अगले टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। वो टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से टाइप की होती हैं। पहले आप इन पर नजर डालें, जरा देखें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखो, मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट बन जाएंगे जब, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई न्यू एटम वहां पर जनरेट हो जाए, कोई न्यू एटम जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होता। ना ही कोई पुराना एटम पूरी तरीके से लॉस्ट होता है। कभी भी एटम्स अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, ठीक है। वो एटम है जिस एलिमेंट के उसी एलिमेंट के रहेंगे, और कोई भी नया एलिमेंट का एटम बनेगा भी नहीं। सिर्फ क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। पहले जो एटम्स किसी अलग तरीके से अरेंज थे, अब वो किसी दूसरे तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए आप, समझ में आनी बात। तो यहां पर मैं क्या करवा रहा हूं, जब देखो ये रिएक्टेंट है, तो जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे तो कोई भी नया आइटम बनेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी एटम लॉस्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जितने एटम्स जिस एलिमेंट के हम लेके चले थे,
हमें रिएक्शन होने के बाद भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स मिलने चाहिए। बात को समझना, ये बेसिक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई एटम बनेगा और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले मेरे पास जिस एलिमेंट के जितने एटम थे उतने ही एटम मुझे रिएक्शन के बाद मिलने चाहिए, क्योंकि ना तो कोई एटम नया बना ना कोई एटम हमारा डिस्ट्रॉय हुआ। तो जिस एलिमेंट के इतने एटम्स मेरे पास थे उतने अभी भी होंगे, बस अंतर क्या आएगा, उनका अरेंजमेंट बदल गया होगा। तो वही हम चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जिंक का कितना एटम है, 1 एटम। देखो एक ही तो एटम है जिंक का, देखो। और प्रोडक्ट की साइड देखो, जिंक का एटम 1 था, अगर बढ़ गया होता तो यहाँ पे 2 होते कि नहीं, और अगर ये भी लॉस्ट हो गया होता तो 1 भी नहीं होता। लेकिन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो बात हमारी ठीक है, सही है, अभी गड़बड़ नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोजन को देखो, ये जो सबस्क्रिप्ट लगा होता है 2, इसका मतलब है हाइड्रोजन के ये 2 एटम की बात करी जा रही है। यानी ये तो एक पूरा फॉर्मूला है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 एटम। यहाँ पे ये नीचे लगा है, इसका मतलब ये 2 है। तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2। बात सही है, ना तो कोई हाइड्रोजन बना ना कोई हाइड्रोजन लॉस्ट हुआ। तो यहां तक भी बात हमारी सही है। सल्फर देखिए, यहाँ पर सल्फर सिंगल है, अकेला S, तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो नया बन रहा है ना पुराना वाला खर्च हो रहा है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट थे, ठीक है, उन सबके जो नंबर ऑफ एटम्स, उनके जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, या तो वो सिंगल एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, लेकिन बेसिकली बना तो एटम्स ही होगा। तो जितने टाइप के एटम्स इधर जितनी काउंटिंग में थे उतनी ही काउंटिंग में वो दूसरी तरफ भी है। मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा, तब तक इसको जरा आप चेक करें। पोटेशियम देखो, के जो है कितना था इधर, 1, इधर भी 1 है, यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर Cl यानी 1 था, यहाँ पर भी कितना है, 1। ना तो नया Cl बना ना कोई पुराना वाला Cl डिस्ट्रॉय हुआ, तो बात यहाँ पे भी ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। बस यहीं पर समस्या आ गई। अब वो 1 ऑक्सीजन कहाँ गया, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर कितना है, 2 ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब 1 ऑक्सीजन तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, चला गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है कभी, और ना ही वो नया एटम कोई प्रोड्यूस हो सकता है। तो फिर इस रिएक्शन में ऐसा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस इक्वेशन में ऐसा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही तो वो बेस है जिसकी वजह से केमिकल इक्वेशंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब वो 2 टाइप्स क्या है, मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इनको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। इसमें 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक तो होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड, या इन्हीं को बोलते हैं स्केलेटल। स्केलेटल स्केलेटल स्केलेटन कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर इक्वेशन। और दूसरे टाइप की होती है आपकी, सॉरी, ठीक है, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन दोनों में से कौन सी बैलेंस्ड है कौन सी अनबैलेंस्ड है वो आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले इनको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, और डिफाइन करने के बाद अपने आप बता देंगे इसमें से कौन सी स्केलेटल है और कौन सी बैलेंस्ड है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इन दोनों को डिफाइन कर दूंगा। ले लिया, चलिए, ये तो आपके पास आ गई है स्क्रीनशॉट या नोट कर ली होंगी। अब मैं जब इनको डिफाइन कर दूंगा तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सी स्केलेटल है और कौन सी बैलेंस। देखिए, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं स्केलेटल। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन,
और नीचे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफाइन कर लेते हैं पहले इनको, उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, जरा ध्यान से लिखें। अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on the reactant side, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज्यादा ठीक वर्ड है, ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू दैट a chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is not equal to that of on the product side. ठीक है, इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वो आप अपने आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी लिख दूं, इसकी भी डेफिनेशन मैं दोनों को कंपेयर करा दूंगा। A chemical equation in which the number of atoms of each element, ठीक है, on the reactant side is equal to that of on the products। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। A chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is not equal, very important word, is not equal to that of on the product side। ठीक है, अब ये that of लिखा है, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इतने पूरे सेंटेंस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। मैं बोल के बता दे रहा हूँ। A chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is not equal to the number of atoms of each element on the product side। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो पूरा सेंटेंस रिपीट होता है, इसलिए मैंने वहां पर दैट ऑफ का यूज कर लिया है। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल। ठीक है, एक में अनइक्वल है, एक में इक्वल है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या, जरा ये समझ लीजिए फटाफट। और इसके बाद आप खुद ही बता देंगे कि कौन सी केमिकल इक्वेशन अभी जो दो लिखाई थी उनमें से कौन सी स्केलेटल है और कौन सी बैलेंस्ड है। ठीक है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे एक तीसरी इक्वेशन के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, जरा देखिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी, जैसे कल हमने एक इक्वेशन लिखी थी, कौन सी, चलो एक छोटी सी इक्वेशन के साथ शुरुआत करते हैं। सबको छोड़ो, एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन, CH4 + O2 = CO2 + H2। ठीक है, एक बहुत छोटी सी इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, ये मीथेन गैस की बर्निंग की इक्वेशन है। मीथेन गैस, इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, और इसी को कंप्रेस करके हम लोग क्या बना देते हैं, CNG। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो यही होती है CH4। CH4 को जब बर्न कराएंगे तो CO2 और H2O बनेगा। चेक करते हैं कि ये रिएक्शन इन दोनों में से किस कैटेगरी में लाई करेगी। चलिए क्या लिखा है, हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, एटम्स की नंबर जो है इक्वल होनी चाहिए।
हर टाइप के, मतलब हर टाइप से यहाँ कार्बन है तो कार्बन के जितने एटम्स रिएक्टेंट की तरफ हों उतने ही कार्बन के एटम्स प्रोडक्ट की तरफ हों। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जितने एटम्स रिएक्टेंट की तरफ हो हाइड्रोजन के उतने ही एटम्स प्रोडक्ट की तरफ भी हो। और कौन सा एलिमेंट है, इधर देखो ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन के जितने एलिमेंट्स जितने एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे हो ऑक्सीजन के उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट या दो एलिमेंट ऐसे निकल आए जिनमें उनकी एटम्स की नंबर में डिफरेंस है, मान लीजिए जैसे इसी को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन देखो कितनी नंबर में, यहाँ पर सिर्फ 1 है कार्बन, और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन कितना है, 1 है। क्लियरली देख पा रहे हैं आप लोग। चेक करिए हाइड्रोजन को, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 2। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट निकल आया जिसके 4 एटम रिएक्टेंट साइड पर हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड पर हमें सिर्फ 2 एटम मिल रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है ना। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन कैसी कहलाएगी, बैलेंस्ड, और वरना क्या कहलाएगी, स्केलेटल। अब आप उन दोनों रिएक्शंस को चेक करके देख लीजिए कि कौन सी इक्वेशन स्केलेटल है और कौन सी कैसी है, बैलेंस्ड। ठीक है, बहुत जरूरी होता है इस डिफरेंस को समझ पाना, ठीक है कि नहीं। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से वो ये वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को जब आप केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देना ही काफी नहीं है, वो केमिकल इक्वेशन भी अपने आप में कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही हमें उस रिएक्शन के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन दे पाएगी, या हम ये कहें कि उस रिएक्शन का जो सटीक कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही हो सकती है। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा, बर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। बर्ड इक्वेशन क्या होती है बता दिया गया, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो भी इतनी कन्वीनियंट नहीं है। यूज क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंबल या फॉर्मूला के रूप में उसको लिख दिया जाए रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अब केमिकल इक्वेशन के भी 2 टाइप हो गए, मैं आपके सामने भी लिखे हुए, अरेंज भी नहीं करा है, उन दोनों टाइप्स को आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि ये वाली केमिकल इक्वेशन ही हमें पढ़नी होती है, यही केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन हमेशा आपको ये इक्वेशन मिलती नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा या कोई भी रिएक्शन की इक्वेशन आपको लिख के दे दी जाए, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कैसी हो, बैलेंस्ड हो। अगर बैलेंस्ड है तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी मेहनत बच जाएगी। लेकिन अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, स्केलेटल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस इट। सबसे पहले हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई भी केमिकल आपको रिएक्शन दे देगा, वो ऐसे पूछ लेगा व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन, उसने पूछ लिया क्या होता है जब, और आगे एक सेंटेंस लिख दिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे लिख देगा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन को याद रखना या केमिकल इक्वेशन को लिख पाना ही ठीक है पर्याप्त नहीं है, आपको बैलेंस्ड करना भी आना चाहिए। मैंने क्या बताया, बैलेंस करना, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस मिले, और बैलेंस करने का अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, आपको दे दिया जाएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करा जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो इसके वैसे तो 2 ऐसे मेथड्स होते हैं जो एकदम रामबाण है, सटीक ब्रह्मास्त्र है। कौन कौन से मेथड, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड है, और दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दोनों मेथड लगाकर 100% कैसी भी इक्वेशन हो वो बैलेंस्ड होती ही है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मेथड्स आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, और इनमें कुछ ऐसी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है जो 10th स्टैंडर्ड पे अभी आपको नहीं दी जा सकती, आपके पास नहीं होगी। लेकिन अगले क्लास में 11th स्टैंडर्ड में ये आपकी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। छोटी मोटी इक्वेशन ही हमें यहाँ पर मिलती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। तो यहाँ पर हम एक जो मेथड का यूज करते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। हम अलग अलग तरीके अपना के देखते हैं, जो चीज फिट हो जाए हम उससे काम चला लेते हैं। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, आप लोग बोलते हैं तुक्का मारते हैं, तो ये वही समझ लीजिए आप, तुक्का मारना, समझ रहे ना। हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करेंगे। तो अगले वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने इतना आपको बता दिया है, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन क्या है और उनके टाइप्स क्या है। तो बहुत अच्छे से इस चीज को पहले आप समझ लीजिए, और अगर आपके पास बुक है तो बुक उठा के देखिए, और उसमें जो भी केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं उन पर जरा स्टडी करिए, और सिर्फ आप ये पहचानिए भी कि कौन सी स्केलेटल है और कौन सी बैलेंस्ड है। इतना आप करते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, और तब सिखाएंगे आपको कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।